हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.6 में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आपको बोला गया था कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अपनी रफ कॉपी या फिर जहां भी आप फेयर कॉपी पे करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट के एक दो डाउट आए हैं, जैसा कि ये जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि उनसे नहीं हुआ, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट यहाँ गिवन है कि ये दो इक्वेशन है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या कॉमन है? 1/3x प्लस वाई फर्स्ट में भी है, 1/3x प्लस वाई सेकंड में भी है। इस तरह 1/3x माइनस वाई फर्स्ट में भी है और ये सेकंड में भी है। तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया? स्मॉल ए ले लिया। एंड जो दूसरा है 1/3x माइनस वाई की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की? b। अगर ये a के इक्वल है और ये जो सेकंड है ये b के इक्वल है, तो इक्वेशन किस टाइप से फॉर्म होगी वो हम आगे लिखते हैं। अब यहां से देखिए 1/3x प्लस वाई किसके इक्वल है? a। तो यहां से हम लिखेंगे a प्लस ये किसकी वैल्यू होगी? b की, इक्वल टू क्या होगा? 3/4। अब ये 4 राइट साइड में क्या है? डिवाइड में लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इक्वल टू 3। आप इसी को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि अब किस फॉर्म में चेंज होगी? लीनियर इक्वेशन में। अब यहां से देखिए सेकंड मेथड था 1/2, यहां से 1/2 एज इट इज, और इस 3x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिखा था? a, यानी कि 1/3x प्लस वाई की जगह, तो 1/2a। उसके बाद माइनस है, इसी तरह 1/2 ये क्या हो जाएगा? b। ये क्या है? b इक्वल टू क्या है? -1/8। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब यहां से देखिए 2 क्या आया? एलसीएम। 2 एलसीएम आया तो यहां से वैल्यू आएगी a माइनस बी डिवाइड में 2 इक्वल टू -1/8। अब 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई में लेके जाएं या फिर 8 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में लेके आए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम 8 को ही ले आते हैं। अब 8 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो ये क्या होगा? 8 इंटू ए माइनस बी डिवाइड में 2 इक्वल टू -1। 2 से कैंसिल 4, यानी कि 4a माइनस 4b इक्वल टू वैल्यू क्या आई? -1। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। इसको हमने क्या एज्यूम किया? सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से इसमें b का कोएफिशिएंट क्या है? 4। इसमें b का कोएफिशिएंट क्या है? 4। यानी कि हम अगर इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दे तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? b। तो हम अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या है? 3। सेकंड क्या है? 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। दोनों को ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 4b एक प्लस एक माइनस है, वैल्यू कैंसिल। 4a प्लस 4a 8a, 3 - 1 2, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ? 2/8, यानी कि 1/4। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसी तरह से हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू कहीं से भी निकाल लीजिए। लेट अस सपोज यहीं से हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो या फिर इस इक्वेशन को कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब यहां से देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जो a की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 3/4 में। अब यहां से देखिए a की वैल्यू क्या है? 1/4 प्लस b इक्वल टू क्या है? 3/4। अब यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग 1/4 फ्रॉम बोथ साइड, तो 3/4 माइनस 1/4। b की वैल्यू क्या आई? 2/4, यानी कि 1/2। अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन a और b हमने किसके इक्वल लिया था? ये जो बोर्ड पे लिखा है। अब यहां से देखिए जो फर्स्ट है 1/3x प्लस वाई किसके इक्वल था?
ए की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहां से हमने 1/4 लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब ये भी एक इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट सेकंड आप एज्यूम कर चुके हैं, इसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1/3x माइनस वाई किसके इक्वल था, b के। 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी की वैल्यू वहां से क्या आई है 1/2। अब यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंप्लाइज वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये भी एक इक्वेशन आ गई, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 और 4 है वो किस वेरिएबल में आ गई दोबारा से x और y में, लेकिन कैसे इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अब आप इन लीनियर इक्वेशनों को एक बार और सोल्व करेंगे जैसा कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं। तो अब यहां से आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लीजिए। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों में देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों को सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ और थर्ड को ऐड करोगे तो ये जो थर्ड है ये क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो नेक्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ऐड करोगे तो कैंसिल, 3 और 3 6x इक्वल टू 4 और 2 6, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए कहीं भी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2, यानी कि 3 में से हम क्या माइनस करें कि वैल्यू क्या आ जाए 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट का लास्ट पार्ट। उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड से रिलेटेड है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सोल्व करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, और उस एग्जांपल से आप फिर सेकंड का फर्स्ट पार्ट खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 19, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेम इसी तरह जैसे एग्जांपल नंबर 19 है, इसी तरह सेम कंसेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, आइए इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये किलोमीटर में हमें क्या गिवन है डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि हमें क्या दे दिया टाइम। उसके बाद इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो ये दो वर्ड लिखे हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक्चुअल में होता क्या है। अब इन्हीं दो वर्डों पे ये डिपेंड करता है कंप्लीट क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ वर्ड एक यूज हुआ है स्ट्रीम। अब स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है वाटर। स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है वाटर, यानी कि जैसे आपने नदियों में या नहरों में स्पीड ऑफ वाटर देखी होगी कि पानी बहता जाता है, तो वहां वाटर की भी अपनी क्या होती है एक स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रीम बोलते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है। अब यहां से देखिए जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस है वो क्या है अपस्ट्रीम और उसके बाद है डाउनस्ट्रीम। ये एक्चुअल में है क्या, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। लेट सपोज किसी भी एक रिवर में या नदी में, आप जो भी सपोज करना चाहें, जिसकी डायरेक्शन क्या है राइट साइड में, यानी कि ये कोई रिवर है और इसकी डायरेक्शन क्या है राइट साइड में, ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम यानी कि वाटर, वाटर की जो डायरेक्शन है वो क्या है राइट साइड में। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वाटर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो वाटर है उस रिवर के अंदर वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह अगर कोई बोट लेफ्ट साइड आती है, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड आती है, लेट सपोज ये क्या है बोट की डायरेक्शन, हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं बोट, और बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ये बोट कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। अब जो स्ट्रीम है वाटर है वो क्या करेगा 10 किलोमीटर की स्पीड से इसको पीछे की लेके जाएगा, यानी कि राइट साइड में, लेकिन इसकी स्पीड क्या है 15 किलोमीटर।
अब अगर वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपको काफी टाइम लगता है, यानी कि आपकी स्पीड काफी कम हो जाती है। अगर सामने से वाटर इस टाइप से आ रहा है और हमें उल्टी डायरेक्शन में तैरना है तो हम क्या करेंगे, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जितनी भी स्पीड होगी वो वाटर उस स्पीड को कम कर देगा। लेट सपोज जैसे यहां मैंने एग्जांपल दिया है, अगर स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, जो बोट आगे बढ़ेगी वो किस स्पीड से बढ़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हो, अपस्ट्रीम स्पीड। अब अपस्ट्रीम स्पीड है क्या, इतना तो आप समझ चुके होंगे, यानी कि वाटर की उल्टी डायरेक्शन में तैरने की जो स्पीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड। अगर वाटर की डायरेक्शन राइट है तो आप लेफ्ट साइड आ रहे हो, अगर वाटर की डायरेक्शन लेफ्ट है तो आप राइट साइड जा रहे हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। अब यहां देखिए जो अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू क्या होगी, अब ये जो बोट है इसकी स्पीड स्टिल वाटर के अंदर भी कुछ ना कुछ रही होगी, यानी कि अगर पानी बिल्कुल खड़ा है एक जगह, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो वहां भी इस बोट की स्पीड कुछ ना कुछ रही होगी। यानी कि ये जो भी हमें स्पीड गिवन होती है बोट की, वो मैन की दे सकता है, वो मैन की तैरने की स्पीड दे सकता है, वो किस में देता है, स्टिल वाटर में। किस में देता है, स्टिल वाटर में। तो ये जो अपस्ट्रीम स्पीड है इसको हम कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये क्या हुई हमारी अपस्ट्रीम स्पीड, यानी कि अब ऊपर की तरफ, अब आप जैसे मर्जी इसको याद करें, ऊपर की तरफ का मीनिंग क्या हो गया, उल्टी डायरेक्शन, हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी हमारी तरफ आ रहा है, हम पानी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उल्टी डायरेक्शन। अब उस केस में क्या होगा, अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा है तभी ये आगे बढ़ पाएगी। अगर लेट सपोज इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 5 होती, कि बोट की स्पीड 5 है और वाटर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, अब वाटर क्या करेगा, इसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड में लेके जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ेगी, यानी कि ये कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये उल्टा ही चले जाएगी राइट साइड में। यानी कि इस वजह से जो बोट की स्पीड है वो वाटर की स्पीड से ज्यादा होना जरूरी है, तभी वो आगे आ सकती है, अदरवाइज वो पीछे की तरफ ही चलती जाएगी। अब यहां से देखिए अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू क्या होगी, 15 माइनस 10, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बोट है लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ सकती है। उसके बाद समझते हैं डाउनस्ट्रीम क्या होता है। लेट सपोज इसमें भी वही रिवर का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम की डायरेक्शन हमने क्या ली है, राइट साइड में, वही हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह अगर बोट की डायरेक्शन भी क्या हो, राइट, बोट की डायरेक्शन भी क्या हो, राइट डायरेक्शन हो, यानी कि वाटर की तरफ से, अब इसकी स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 10 की स्पीड से तो वाटर राइट साइड में जा रहे हैं, 15 की स्पीड से बोट, ये तो उसको बहुत आसानी होगी, बिल्कुल भी जोर तक नहीं लगाना पड़ेगा, वो बिल्कुल अपने आप ही चलती जाएगी। एक टाइम में अगर यहाँ बोट की स्पीड 0 भी होती, बोट को हम एज इट इज वाटर में रख दे और वाटर की जो मूवमेंट है वो राइट साइड में है, वो अपने आप बोट को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, राइट डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरफ वो जा रहा है। अगर स्पीड 0 भी है तब भी बोट की स्पीड से आगे बढ़ेगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन 15 की तो स्पीड इसकी भी है, तो ये क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि डाउनस्ट्रीम केस में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो अब यहां से हम लिखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो बोट की स्पीड हमें गिवन होती है, किस में गिवन होती है, स्टिल वाटर के अंदर। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों को जाना। अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को जाना। अब ये था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, वो स्पीड हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन आप पढ़िए, लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब इस टाइप की स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमसे पूछी जाती है हम उसी को सपोज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट अस अज्यूम
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो हमने क्या ली, x किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, डिस्टेंस क्या थी किलोमीटर में और टाइम क्या था आवर में। दिस मीन स्पीड भी क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, यानी कि आप यहाँ मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तब आप यहाँ क्या लेंगे मीटर पर सेकंड। ये यूनिट का आप ध्यान रखें। उसके बाद एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट की स्पीड को हम एज्यूम कर चुके हैं। देन डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड ऐड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम स्पीड, जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो क्या होगी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोट की स्पीड में से हमने क्या माइनस कर दिया, स्ट्रीम की स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्या क्या कंडीशन गिवन है। अब ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर हम स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, डिस्टेंस के। या फिर हम ये लिख सकते हैं अगर हम डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दें, स्पीड से, तो वो किसके इक्वल आता है, टाइम के। ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, जूनियर क्लासों में दोबारा बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। अब यह देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, यानी कि हम डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे स्पीड, यानी कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिवाइड में अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई। अब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, टाइम के अंदर, प्लस डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो कितनी है 44 किलोमीटर, और स्पीड क्या है x प्लस वाई। अब ये जो पहला लिखा है ये भी टाइम है, ये जो सेकंड टर्म लिखी है ये भी क्या है टाइम। ये अपस्ट्रीम टाइम, ये डाउनस्ट्रीम टाइम, और दोनों टाइम मिलके कितने हमें गिवन है 10 आवर्स। दोनों की वैल्यू क्या गिवन है 10 आवर्स। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर ली, यानी कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइड में अपस्ट्रीम स्पीड, इसी तरह डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दोनों को टाइम मिला के बोट को कितना टाइम लगता है 10 आवर्स। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में देखिए, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो हमें क्या गिवन है 40 किलोमीटर डिवाइड में अपस्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है 55 किलोमीटर, स्पीड क्या है x प्लस वाई, और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ से दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, टाइम में, तो राइट साइड में भी इक्वल में हमें क्या लेना पड़ेगा टाइम। टाइम कितना गिवन है 13 आवर्स। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान से समझे कि इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है। अब इस टाइप के इक्वेशन को आप पिछले क्वेश्चनों में सोल्व कर चुके हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां से देखिए हम एज्यूम करेंगे लेट, इसमें क्या है 1 डिवाइड में x माइनस वाई, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी x प्लस वाई है, दोनों में सेम है, तो लेट 1 बाई x माइनस वाई इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं p, एंड 1 डिवाइड में x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या मान लिया q। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यानी कि p और q हमने एज्यूम किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वेशन की, यहाँ से क्या होगा 30 इंटू में 1 बाई x माइनस वाई, यानी कि ये क्या होगा 30p। यहाँ से हम लिखेंगे 30p प्लस 44q, 44q इक्वल टू 10। उसके बाद 40p प्लस 55q, 40p प्लस 55q इक्वल टू क्या है 30। आप पहले दो इक्वेशन एज्यूम कर चुके हैं, इसको थर्ड और फोर्थ एज्यूम कर लीजिए। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ और जो थर्ड है, अब ये किस टाइप की इक्वेशन में चेंज होगी, लीनियर इक्वेशन में। बस अब आपका काम क्या रहता है, या p की वैल्यू निकाले, q की वैल्यू निकाले, और दोबारा से इस कंडीशन में अप्लाई कर दे, जिससे किसकी वैल्यू आएगी x y की। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यहां से देखिए 40p इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 55q। अब p की वैल्यू क्या आई 13 माइनस 55q डिवाइड में 40। इसको हम इक्वेशन नंबर 5th एज्यूम कर लेते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो 30p, 30 क्या था p की जगह हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 55q डिवाइड में 40, उसके बाद प्लस 44q इक्वल टू क्या हुआ 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 39, 39 माइनस में 165q, अब डिवाइड में क्या है 4 प्लस 44q इक्वल टू क्या है 10। तो अब 4 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम की मल्टीप्लाई राइट साइड में करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 39 माइनस 165q, 4 की मल्टीप्लाई 44 के साथ तो वैल्यू क्या होगी 16, ये क्या होगा 70, इनकी 176q इक्वल टू 10 इंटू 4 40। अब देखिए 165q नेगेटिव है और 176 क्या है पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या बची 5 और 6 11q इक्वल टू 40 माइनस 39, वैल्यू क्या आएगी ओनली 1, यानी कि q की वैल्यू आई 1/11, q की वैल्यू क्या आई 1/11। यहां पुट कर दीजिए, यहाँ पे जो कंडीशन थी p की वैल्यू, अब मैं p की वैल्यू को यहां लिख रहा हूं p इक्वल टू 13 माइनस 55 इंटू में 1/11, यानी कि q की वैल्यू 1/11 डिवाइड में 40, अब ये किससे कैंसिल होगा 5 से, 11 5 जा 55, अब 13 माइनस 5, 13 में से आपने 5 माइनस करना है 8 डिवाइड में 40, यानी कि 8 5 जा 40, 1/5, p की वैल्यू हमारी क्या आई 1/5, q की वैल्यू क्या आई 1/11। अगेन इसमें पुट कर दीजिए, अब यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, ये जो ऊपर मैंने कंडीशन लिखी थी यहां नीचे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इन दोनों इक्वेशनों में, ये जो 1/x माइनस y है इक्वल टू क्या था p की वैल्यू 1/5, और जो सेकंड है 1/x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या है q की वैल्यू है 1/11। अब हम इसको भी रफ कर देते हैं, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से x माइनस y की वैल्यू क्या आई 5, एंड जो सेकंड इक्वेशन बनेगी x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी 11, यहां भी हमने क्या की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन हम एज्यूम कर चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7। अब एक में प्लस y है एक में माइनस y, एडिंग या फिर ये लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, 6 और 7 को आप ऐड करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 11, अब y से y कैंसिल, ये कितना आया 2x, 11 और 5 16, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 16/2 8, x की वैल्यू 8 है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 8 में से क्या माइनस करें की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू क्या आई 3। अब ये x और y की वैल्यू अगर आपने देखना है कि आंसर सही है या फिर नहीं है, अब अपस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस में फर्स्ट कंडीशन में पुट कर लीजिए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी अब x माइनस वाई, x की वैल्यू 8 माइनस 3 यानी कि 5, यानी कि 30/5 कितना आया 6, कितने घंटे लगे अपस्ट्रीम जाने में 6, उसके बाद डाउनस्ट्रीम जाने में 8 और 3 11, ये कितना था 44, यानी कि कितने घंटे लगे सिर्फ 4 घंटे लगे, तो 6 घंटे यानी कि 6 जो हावर्स है वो कहाँ लगे अपस्ट्रीम में, 4 आवर्स डाउनस्ट्रीम में, तो टोटल कितने हैं 10 आवर्स, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इसने वेरीफाई कर दी। इसी तरह ये सेकंड कंडीशन को भी वेरीफाई करेगा। ये आपके एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिसको आप खुद से करोगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। उसके बाद देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, जिसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। अब यहां हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन में गिवन है 2 वुमेन और 5 मैन दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, while 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। लेकिन अगर वुमेन 3 हो और मैन 6 हो
तो उसी काम को वो 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन एंड वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। यानी कि अब हमें यह बताना है कि अगर सिर्फ अकेले एक औरत को काम पे लगाया जाए तो वो कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करेगी। इसी तरह अगर अकेले एक मैन को काम पे लगाया जाए तो वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज कोई एक स्टूडेंट है और उसकी कैपेसिटी ये है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही कॉपी का काम कंप्लीट कर पाता है। एक दिन में एक ही कॉपी का वो काम कंप्लीट कर पाता है। अब किसी टीचर ने उसको होमवर्क दिया कि वो 4 कॉपियों का काम कंप्लीट करे, यानी कि 4 सब्जेक्ट का वो काम कंप्लीट करे। अब 4 सब्जेक्ट का काम कंप्लीट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही कॉपी कंप्लीट कर पाता है। तो 4 कॉपी कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगे, 4 दिन। अब लेट अस सपोज वो टीचर आके उसको 2 दिन के बाद बोलता है कि आपकी कॉपी चेक की जाएगी। 2 दिन के बाद उसकी कॉपी चेक की जाएगी, तो 2 दिन में उसकी कितनी कॉपी कंप्लीट मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर वही टीचर उसको 1 दिन के बाद आके बोलता है कि कॉपी चेक करवाए, तो कितनी कॉपी कंप्लीट की मिलेगा, सिर्फ 1। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अब देखिए टोटल टाइम, मैं उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए। टोटल टाइम उसने क्या लिया था, 4 डेज, यानी कि 4 कॉपी कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया, 4 डेज। अब उसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में उसने कितना काम किया, सिर्फ 1 कॉपी कंप्लीट। सिर्फ 1 को हम क्या लिखेंगे कि 4 में से 1, यानी कि 4 में से 1। अब 1 डे वर्क उसका क्या हुआ, 1/4, यानी कि जितना भी वर्क उसने कंप्लीट करना था उसका सिर्फ और सिर्फ 1 हिस्सा उसने कंप्लीट किया। इसी तरह अगर उसका 2 दिन का काम निकाला जाए, 2 डेज वर्क, अब 2 दिन में वो कितना काम कर देगा, टोटल उसने 4 करने थे और वो 2 कंप्लीट कर देगा, यानी कि फ्रैक्शन क्या आई, 1/2। इसी तरह अगर उसका 3 दिन का काम हम निकालें, 3 दिन में वो कितना काम कर देगा, टोटल उसने कितना करना था, 4, और कितने दिन कर दिया, 3, यानी कि 4 कॉपी कंप्लीट करनी थी, 3 दिन में कितनी कर दी, 3। तो 3 दिन के बाद उसका वर्क कंप्लीट क्या हुआ, 3/4। लेकिन अगर उसी के पास हम 4 दिन के बाद जाते हैं तो 4 डे वर्क, यानी कि 4 दिनों में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 4 ही कॉपी कंप्लीट करनी थी और 4 ही उसने कंप्लीट कर दी, यानी कि फ्रैक्शन क्या आई, 1। अब यहां से हमें क्या पता चला कि जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है, जब भी कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। जब भी कोई वर्क कंप्लीट होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने इसे एग्जांपल में बताया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो देखिए पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे फिर। अब देखिए जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, सपोज। यही हमारी अप्रोच होती है हर एक क्वेश्चन पे जिसमें स्टेटमेंट इस टाइप से गिवन हो। अब हमें निकालना है कि एक वोमेन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी और एक मैन अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टोटल टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, यानी कि एक औरत के द्वारा कुल कितना टाइम लिया गया है वो हमने एज्यूम कर लिया है x डेज। कितने दिन लिए, x डेज। इसी तरह एंड टोटल टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, एक मैन के द्वारा कितना टाइम लिया गया हमने सपोज कर लिया y डेज। अब ये क्या है, टोटल टाइम, यानी कि कितने दिनों में उन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया। अब अगर हम यहां से निकालें 1 डे वर्क ऑफ वन वुमेन अलोन, यानी कि उस अकेली औरत का एक दिन का काम कितना होगा। अगर वो कंप्लीट काम को x दिन में कर रही है तो एक दिन का काम उसका क्या होगा, 1/x। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि वो स्टूडेंट अगर 4 दिन में 4 कॉपी कंप्लीट करता है तो एक दिन में वैल्यू क्या होगी, 1/4, यानी कि 1 डिवाइड में टोटल कितना था, 4 ही कंप्लीट करना था ना, 4 डेज थे।
अब 1 डिवाइड में टोटल डेज कितने हैं x, तो एक दिन का काम क्या हुआ 1 बाय x। अब इसी तरह 1 डे वर्क, हम लिख लेते देन 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन ओनली, या फिर 1 मैन अलोन। अब यहां से देखें, अब वो मैन है जो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा था y में, अब एक दिन में कितना काम कर देगा वो 1 बाय y, यानी कि हमारी वर्क की फ्रैक्शन है, वर्क फ्रैक्शन, यानी कि काम की फ्रैक्शन है कि वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज एक कोई व्यक्ति है अकेला, अगर वो एक दीवार को बनाने में 1 वीक ले लेता है, यानी कि 7 डेज, अगर हम उसके पास जाएंगे 2 दिन के बाद और उससे पूछेंगे कि 2 दिन में तूने कितना काम कंप्लीट कर दिया, वो बोलेगा 7 में से 2, यानी कि 7 डेज में कंप्लीट होना था ना, तो फ्रैक्शन क्या है 2 बाय 7। अगर एक दिन के बाद जाते हैं तो 1 बाय 7। तो इसी तरीके से हमने फ्रैक्शन क्या ली 1 बाय x और 1 बाय y। अब उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है, 2 वोमेन है, अगर एक अकेली वोमेन एक दिन में कितना काम करती है 1 बाय x, तो हम यहां जो भी वर्क लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। अब एक दिन में 2 औरतें कितना काम कर देगी, एक औरत 1 बाय x कर रही है तो 2 औरतें कितना करेगी 2 इंटू में 1 बाय x, यानी कि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक दिन का काम 2 मिलके करेगी तो और ज्यादा करेंगे वो। अब उसके बाद देखिए 1 डे वर्क फॉर मैन कितना था 1 बाय y, टोटल मैन कितने हैं 5, तो 5 मैन है जो एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 5 इंटू में 1 डे वर्क। अब ये 2 वोमेन का एक दिन का काम है, ये 5 मैन का एक दिन का काम है, इक्वल टू, अब राइट साइड में भी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ एक दिन का काम ही आप लिखेंगे। अब ये टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारे मिलके 4 दिनों में, 4 डेज में। अब अगर ये इनको सिर्फ एक दिन लगा के रखा जाए सभी को, तो ये एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 1 बाय 4, यानी कि चौथा हिस्सा ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो 1 डे वर्क क्या आया 1 बाय 4। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन, 3 वुमेन और 6 मैन। अब एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है 1 बाय x, तो 3 का कितना होगा 3 इंटू 1 बाय x, प्लस 6 मैन है, एक का काम क्या है 1 बाय y, तो 6 इंटू 1 बाय y इक्वल टू, अब ये 3 और 6 मिलके उस काम को कंप्लीट 3 डेज में करते हैं। तो अगर उनको सिर्फ एक दिन लगा के रखा जाए सभी को, 3 और 6 9 के 9 है जितने भी, इनको सिर्फ एक दिन काम पे लगा के रखा जाए, दिस मीन्स ये एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3, कितना करेंगे 1/3। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया सेकंड इक्वेशन। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसको आप इजीली से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि मेन हमें क्या है कि हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। चलो मैं थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ। जैसे देखिए हम एज्यूम करेंगे लेट जो 1 बाय x है वो p एंड 1 बाय y है उसको हमने क्या मान लिया q। देन जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी 2p प्लस 5q इक्वल टू 1 बाय 4। इसी तरह 3p प्लस 6q इक्वल टू 1 बाय 3। अब इसको आप इक्वेशन थर्ड एज्यूम करें, इसको इक्वेशन फोर्थ एज्यूम करें। अब आपका काम क्या रहता है कि सिर्फ इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए प्योर क्यू की। प्योर क्यू की वैल्यू निकालोगे दोबारा यहाँ पुट करोगे, हाँ, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी चाहिए x की और y की। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x और y की वैल्यू आने के बाद हमें क्या पता लग जाएगा कि एक वुमेन अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रही है x डेज में। लेट अस सपोज अगर x की वैल्यू 5 आई है तो वो अकेली औरत इसको 5 दिन में कंप्लीट कर सकती है। अगर y की वैल्यू 10 आई है तो अकेला आदमी यानी कि मैन वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है y दिनों में। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो इस टाइप से इसको आप आगे खुद से सोल्व करोगे और मेरे को आप पर्सनली इसका आंसर बताओगे कि सेकंड का आंसर हमारा ये आया है, और सॉल्यूशन के साथ, यानी कि पीछे मैथ में से देखा और बता दिया। उसके बाद इसका एक और पार्ट रहता है पार्ट नंबर 3, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड बस। रूही कोई लड़की है जो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा और कुछ दूरी बस के द्वारा। सी टेक्स 4 आवर्स, अब उसको 4 घंटे का टाइम लगता है इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय
बस, यानी कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और जो बाकी की डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करे। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ट्रेन से वो 100 किलोमीटर जाती है और बाकी की दूरी वो बस से ट्रेवल करती है, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि उसको 10 मिनट ज्यादा लगती है। यानी कि पहले कितना टाइम लग रहा था 4 आवर्स, अब कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। अब हमें स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसी को हम सपोज करते हैं। हम लिखेंगे लेट अस सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में और टाइम भी क्या है आवर में। एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। और जो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है उसको हम पढ़ते हैं। अब वो टोटल 300 किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर किससे जा रही है ट्रेन से, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है। अब ये डिस्टेंस क्या आई ट्रेन से, जो इसने ट्रेन से ट्रेवल की है। अब मैंने क्या लिखा 60 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस। अगर इसको हम ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दे, ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो ये 60/x किसकी वैल्यू आई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि ये ट्रेन के द्वारा लिया गया हमें क्या मिल गया टाइम, यानी कि ये क्या है टाइम कंज्यूम्ड बाय ट्रेन। उसके बाद प्लस अब 60 किलोमीटर वो ट्रेन के द्वारा जा चुकी है, जाना कितना है 300 किलोमीटर, तो बाकी कितनी डिस्टेंस बची 240 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस किससे ट्रेवल करेगी वो बस से, बस की स्पीड क्या है y, तो यह हमने क्या लिखा y, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों को मिला के टोटल उसको कितना टाइम लग रहा है, ये भी टाइम ये भी टाइम, टोटल टाइम उसको लग रहा है 4 आवर्स, यानी कि हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा जाती है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितनी है 100 किलोमीटर, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है x, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या है ट्रेन के द्वारा लिया गया समय प्लस। उसके बाद अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चली जाती है तो बाकी कितने किलोमीटर बचे 300 में से 100 ट्रेन के द्वारा, बाकी 200 बस के द्वारा, यानी कि 200 किलोमीटर जाएगी वो बस की हेल्प से, बस की हेल्प से, यानी कि बस की स्पीड क्या है y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बस के द्वारा लिया गया टाइम है, ये ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम है। दोनों टाइम किसके इक्वल गिवन है, पहले से 10 मिनट ज्यादा, पहले से 10 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 आवर्स और 10 मिनट, इसको हम सेकंड इक्वेशन। अब हम ऐसे तो लिख के छोड़ नहीं सकते कि 4 आवर 10 मिनट, अब इस 10 मिनट को भी किस में हम चेंज कर लेते हैं आवर्स में, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे 60 से, यानी कि 1/6 हो गया। अब यहां से जो टोटल आवर हुए वो कितने हुए 4 कंप्लीट 1/6, 4 कंप्लीट 1/6 आवर। अब यहां से 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25/6 आप लिख सकते हैं, यानी कि इतना तो आप कर ही सकते हो, मिनट को आवर्स में चेंज करना है। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया 25/6 आवर, क्योंकि ऊपर भी सारी वैल्यू क्या थी आवर में, नीचे भी आवर में, ठीक है। आप यहाँ मिनट नहीं रख सकते क्योंकि स्पीड हमने क्या लिया किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा आवर ही लिखना पड़ेगा। अब ये दो इक्वेशन आपकी आ चुकी है। अब आगे आपको पता ही है कि डिवाइड में x डिवाइड में y है, इसको कैसे सोल्व करते हो, चलो मैं एक स्टेप बता देता हूँ आपको। लेट अब यहाँ से हम क्या एज्यूम करेंगे 1/x को p एंड 1/y को q, देन जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी 1/x को p तो 60p प्लस 240q इक्वल टू वैल्यू है 4, इसको थर्ड एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन। 100p प्लस 200q, 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6, ये इक्वेशन 4। अब आपका काम क्या रहता है कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सोल्व कर लीजिए। कैसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, 25/6 है, घबराने की जरूरत नहीं, 6 को साइड मल्टीप्लाई कर लेना,
ऐसे ही रहेगी, लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, पी और क्यू की। आप पी की वैल्यू निकालोगे, आप क्यू की वैल्यू निकालोगे। पी और क्यू की वैल्यू दोबारा से इन इक्वेशनों में आप पुट कर देंगे। जो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई की। एक्स और वाई क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.6, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से जनरली 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल करवाया, एग्जांपल नंबर 9 और सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये बहुत बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और एग्जांपल नंबर 19 उसके अलावा जो भी एग्जांपल है उसको आप कंप्लीट करें तो आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको हम बाद में करेंगे जब भी स्कूल ओपन होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट वीडियो आने तक, जब तक हम 4th चैप्टर स्टार्ट नहीं करते, आप चैप्टर नंबर 2nd और 3rd की फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे। अब जो इनका 2nd चैप्टर रहता है वो भी कंप्लीट कर लें, जिनका 3rd रहता है वो भी कंप्लीट कर लें। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 2nd की वीडियोस भी नहीं देखी कि 2nd में क्या चल रहा है, चलो स्कूल ओपन होंगे दोबारा करवा देंगे। आपको कोई भी सिलेबस किसी भी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, रिपीट नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि अगर रिपीट ही करवाना होता तो हम यहाँ क्यों वीडियोस आपको बना के देते हैं। या फिर आप देखिए रात के टाइम में वीडियो अपलोड की जा रही है, वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ये कल मॉर्निंग में आप तक जाएगी। तो अगर टीचर मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आप भी मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर सिलेबस रिपीट ही करवाना होता तो हम ऐसे वीडियोस क्यों बनाते आपके लिए। क्योंकि जब जितना भी सिलेबस यहाँ कवर करेंगे उसको दोबारा नहीं करवाया जाएगा, वो सिलेबस दोबारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के टाइम पे भी उसको हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर के डाउट ले सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे गिवन है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।